एक्स रेज में एक्स क्या हुआ? एक्स रेज का थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया पहले भी दिया हुआ है। व्हेन वी स्टडी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एक्स रेज जो है ना, एक्स रेज आर बेसिकली पार्ट ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम। एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आती हैं। क्या होती हैं एक्स रेज में? ये एक्स का मतलब क्या है? बेसिकली एक्स का मतलब है अननोन। जैसे कोई एक्स वाई जेड होता है, हम बोलते कोई अननोन होता है तो उसको बोलते हैं होगा कोई एक्स वाई जेड। इसी तरह से एक साइंटिस्ट थे रोएंटगन के नाम से, वो एक डिस्चार्ज ट्यूब को लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उस एक्सपेरिमेंट ने उन्होंने कुछ ऐसी रेडिएशंस ऑब्जर्व की थी जिनका बिहेवियर तब तक नाउन नहीं था। उनका जो बिहेवियर था वो ऐसा था कि मतलब somebody was unable to explain that behavior. Nobody explained that behavior. इसलिए उन्होंने बोला कि ये कोई अननोन रेडिएशन है, इनको बाद में देखते हैं, लेट अस कंटिन्यू विद आवर एक्सपेरिमेंट। और जो डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट था उसको कंटिन्यू करते हैं, ये कोई रेडिएशन आई बाद में देखेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग उन्होंने उसका नाम रख दिया एक्सरेज। ठीक है, उसके बाद उन रेडिएशंस के बारे में पढ़ा गया, उन रेडिएशंस की सारी प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस, उनकी टाइप सब नाउन है, बट नाम वही रह गया, नाम उनका एक्सरेज ही रह गया। These X-rays are also called as Roentgen rays या Roentgen radiations since they are part of electromagnetic spectrum. Therefore, these X-rays are electrically neutral. X-rays are electrically neutral means they do not carry any net charge. All electromagnetic radiations are electrically neutral. You know this thing. X-rays का जो production है that is exactly reverse of photoelectric effect. The production of X-rays is just opposite to the phenomena of photoelectric effect. देखो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या पढ़ा था, उसी से आपको एक्स रेज का प्रोडक्शन जो है वो समझ में आ जाएगा। हमने ये पढ़ा कि जब फोटॉन्स किसी मेटल के ऊपर फॉल करते हैं तो उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही होता है, लाइट के फॉल करने से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होना फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल। अब यहां क्या है, इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा तो फोटॉन्स निकलेंगे। ठीक है, इट इज रिवर्स अगर बोलना हो तो रिवर्स यही हुआ ना, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था, फोटॉन से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे, तो इसका रिवर्स करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से फोटॉन एमिट होना चाहिए। तो ऐसा ही होता है, एक्स रेज का प्रोडक्शन जो है दैट इज सिंपली द कन्वर्शन ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, and that electromagnetic radiations, those electromagnetic radiations या वो जो electromagnetic energy है that corresponds to these radiations. क्या क्या requirements हैं बेटा इसके लिए देखना, एक्सरेज की प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। वी शुड हैव ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे हम उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट कर सकें, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सके। सो ए मैकेनिज्म टू एक्सीलरेट द इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम बोलते हैं एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल होना चाहिए। और तीसरा है बेटा कोई टारगेट मेटल, on which the electrons strike। ये तीन चीजें हैं, ये तीन रिक्वायरमेंट्स हैं, डायग्राम से भी समझा सकता हूं
कि हमारे पास एक ट्यूब जैसी है, डिस्चार्ज ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स है, एक बैटरी लगाई है और एक एलिमेंट है, कोई मेटल है, जिसमें से थर्माइनिक एमिशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। ये उसमें भी था जो हमने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। तो इससे इधर से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर कोई पोटेंशियल, कोई बैटरी का सोर्स लगा है, ऐसे मान लीजिए आप, ये इस रीजन में, लाइक यहाँ पर कोई बैटरी है जिसका नेगेटिव उधर है और पॉजिटिव इधर है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, बट इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ा देगा। ये इस तरीके से होगा कि ये उधर पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ देखने से नहीं पता चलेगा आपको, एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जो इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ धकेल रहा है। और यहाँ पर कोई टारगेट मेटल है, ये टारगेट मेटल ऐसा होना चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसको हाईली एनर्जेटिक, कितना एनर्जेटिक, 25 किलो वोल्ट से लेके 25,000 वोल्ट से लेके 1,00,000 वोल्ट हो सकता है ये, इतना ज्यादा, जिससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन उस मेटल को स्ट्राइक करेगा तो उस मेटल में से फोटॉन्स रिलीज होंगे। वही जो फोटॉन्स हैं, दीज फोटॉन्स आर एक्चुअली द एक्स-रेज। ठीक है, वी हैव ब्रॉडली 2 टाइप्स ऑफ एक्स-रेज। और अगर हम इनको क्लासिफाई करें, उनके नाम है हार्ड एक्स-रेज एंड सॉफ्ट एक्स-रेज। These are called as hard X-rays and soft X-rays. Hard and soft. Hard X-rays वो हैं which have more penetrating power. और बेटा soft X-rays वो होती हैं which have small penetrating power. जिनकी पेनिट्रेशन पावर जो है, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ऐसे बोलो, मोर फ्रीक्वेंसी लेस वेवलेंथ, लेस फ्रीक्वेंसी एंड मोर वेवलेंथ। स्पीड तो सेम ही है। इनकी जो वेवलेंथ है एक्सरेज की, जो सॉफ्ट एक्सरेज की, ये वेवलेंथ होती है 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 4 एंगस्ट्रॉम। और ये जो ज्यादा वेवलेंथ है, दिस इज फ्रॉम 4 to 100 एंगस्ट्रॉम हो सकती है। ठीक है, द एक्स-रेज विद मोर पेनिट्रेटिंग पावर आर कॉल्ड एज हार्ड एक्स-रेज and the X-rays with less penetration power are called as soft X-rays. ठीक है, their frequency is more, it is of the order of 10 raised per 19 hertz and it is of the order of comparatively lesser 10 raised per 16. wavelength कम, wavelength ज्यादा, frequency कम, wavelength कम, frequency ज्यादा। ठीक है, एक्स-रेज का क्या यूज है बेटा, बहुत सारी एप्लीकेशंस है एक्स-रेज की। जो ये जो सॉफ्ट एक्स-रेज होती हैं, दे कैन पास, इवन द सॉफ्ट एक्स-रेज कैन पास थ्रू द स्किन बट द बोन्स डू नॉट अलाउ देम। जो हार्ड एक्स-रेज होगी वो बोन से भी पास कर जाती है। इसलिए हम अपनी बॉडी में कहीं बोन्स में देखना है, कहीं हेयर लाइन फ्रैक्चर है या माइनर फ्रैक्चर है कोई, तो हम सॉफ्ट एक्स-रेज का एक्सपोजर करते हैं ह्यूमन बॉडी का, एंड हमें वो एक्स-रे फोटोग्राफ दिखता है। दैट इज बेसिकली द लाइक इमेज ऑफ द बोन्स जिसने उन रेज को अलो नहीं किया। कई बार क्या होता है, बड़े बड़े मेटल के ब्रिजेस होते हैं, मेटल के क्या, सीमेंटेड ब्रिजेस भी हो सकते हैं, ब्रिज के अंदर कहीं क्रैक, कहीं फ्लॉ तो नहीं है, वो हम हार्ड एक्सरे से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सरेज की इस तरह की एप्लीकेशन है जहां ये एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है। हमारा पर्पस है यहाँ समझना कि ये एक्सरेज आई कहाँ से, ये रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस हो गई
हमने तो इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की थी, तो फोटॉन्स कैसे निकल गए या वो एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में एमिट हुई है, उसको समझने के लिए बेटा दो दो फिनोमिना है, दो टाइप्स हैं प्रोडक्शन की भी. वन इज कॉल्ड एज continuous X-ray and the other is characteristic X-rays. Continuous and characteristic. Continuous X-ray क्या होता है बेटा समझना. मान लो ये टारगेट एटम जो हमारे पास है, उस टारगेट एटम का, उस टारगेट मेटल का कोई एक एटम है, ठीक है, जो टारगेट मेटल जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम हम स्ट्राइक कर रहे हैं, ये उसका एक एटम है. एंड यहां से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ रहा है ना, तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस इसको खींच रहा है. न्यूक्लियस इसको पूरी तरह से खींच नहीं सकता है, क्योंकि इसकी एनर्जी बड़ी ज्यादा की. मैंने आपको बोला कम से कम 25,000 वोल्ट हम यहाँ लगाते हैं, तो इसकी एनर्जी बड़ी ज्यादा, ऐसे चला जाता आगे. अगर ये कोई लाइटर न्यूक्लियस होता ना, हो सकता है चला भी जाता. हमने एक तो हैवियर न्यूक्लियस लिया है, ठीक है, और दूसरा इसकी एनर्जी को बड़ा ज्यादा किया है. तो ये करेगा क्या, ये इसको थोड़ा सा डिसलरेट कर देगा, मतलब इसकी वेलोसिटी को थोड़ा कम कर देगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे वेलोसिटी भी कम हो जाएगी इसकी, और जब इसकी वेलोसिटी कम होगी तो इसकी एनर्जी भी कम हो जाएगी. ये 1/2 mv² जो हो गई इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, वो बेसिकली क्या है, E इंटू वी. तो जितना ज्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी. बट ये न्यूक्लियस क्या करेगा, सिंस ये हैवियर है तो यहाँ चार्ज ज्यादा है, तो ये उसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा, जिससे उसकी एनर्जी कम हो जाएगी. कौन सी एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी. और वही जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स. वो जो डिक्रीज हुआ काइनेटिक एनर्जी का, द काइनेटिक एनर्जी मान लो जो डिक्रीज हुआ वो 1/2 mv² ही है, तो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू E इंटू वी. Kinetic energy is equal to work, and this is in the form of photon. It is hc by lambda. h nu बोल सकते हैं, एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज h nu. उसी h nu को आप hc by lambda बोल सकते हो. इसमें c तो नाउन है, ठीक है. तो अगर हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वी कैन से इट इज इक्वल टू h nu max. और बेटा आपको पता है जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ मिनिमम होगी, ठीक है. तो हम लैम्डा मिन बता सकते हैं यहां से. देखो अगर आप ये वाला पोर्शन देखो, सिर्फ E नाउन वैल्यू है, सिर्फ V है जो अननाउन है. E, V, H और C, लैम्डा तो हम फाइंड करेंगे. तो मिनिमम कितनी वेवलेंथ होगी, H C बाय E इंटू V. H का वैल्यू आपको पता है, इट इज 6.6 इंटू 10 रेज पावर -34. C is 3 into 10 raised power 8 divided by 1.6 into 10 raised power -19 into V. It means ये जो H min है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, याद रखना आपने इसको, दिस इज 12375, 45 की जगह 75 याद रखना. 12375 डिवाइडेड बाय V एंगस्ट्रॉम. दिस इज द मिनिमम वेवलेंथ. इसका मतलब ये जो मिनिमम वेवलेंथ है बेटा, दो चीजें याद रखना. एक तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, दूसरा ये मिनिमम वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. तो अगर हम इंटेंसिटी का ग्राफ बनाते हैं विद वेवलेंथ, तो अगर हम लैम्डा मिन की बात करें, इसका मतलब ये हुआ देयर इज अ मिनिमम वेवलेंथ आफ्टर विच द एमिशन ऑफ फोटॉन्स टेक्स प्लेस. फोटॉन्स मतलब एक्स-रेज का प्रोडक्शन होगा, ठीक है. सपोज करते हैं ये 25,000 वोल्ट पे हुआ, तो जब हम वोल्टेज ये है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमम वेवलेंथ लैम्डा मिन, ठीक है. अगर हम वोल्टेज बढ़ा देंगे ना तो ये ग्राफ ऐसा होगा, और कम और बढ़ाएंगे, मतलब 25 की जगह मैंने अगर 35 किलो वोल्ट कर दिया, 45 किलो वोल्ट कर दिया, सो लैम्डा मिन विल डिक्रीज, ठीक है. तो ये इंटेंसिटी वेवलेंथ ग्राफ बोलते हैं फॉर कंटिन्यूअस एक्सरे. इंटेंसिटी
वेवलेंथ। तो अगर हम वोल्टेज डिफरेंट वोल्टेजेस पे इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो उसका ऐसा शेप आएगा। इसको क्यों कंटिन्यूस कंटिन्यूस बोलते हैं? कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस का मतलब होता है ऑल द वैल्यूज आर पॉसिबल। ये कंटिन्यूस लाइन है। तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखो, मान लो यहां और यहां दो ऑर्बिट्स हैं, बट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जरूरी नहीं है कि यहाँ और यहाँ वाली कम हो। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये भी हो सकती है, जितनी कम हुई ये भी हो सकती है। इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन द ऑर्बिट्स आल्सो। कितनी एनर्जी कम हुई, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है कि इधर से ही निकलेगा या इधर से ही निकलेगा। देयर आर इनफिनाइट सच स्टेट्स जो रिप्रेजेंट कर रही है, आल्दो वो फॉरबिडन स्टेट्स हैं, बट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो इस रेंज में कहीं पर भी कम हो सकती है। दैट इज व्हाई वी कैन हैव एनी पॉसिबल वेवलेंथ आफ्टर लैम्डा मिन जो इमिट हो रही है। लैम्डा मिनिमम क्या है? मिनिमम वेवलेंथ कितनी है जो इमिट हो रही है, उसके बाद कम से कम इतनी, उसके बाद कितनी भी। ठीक, क्योंकि हम लैम्डा मिन को जीरो नहीं बोल सकते, वी को इन्फिनाइट थोड़ी ना करेंगे। हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, कभी इन्फिनिटी नहीं कर सकते कि लैम्डा मिन जो है वो जीरो हो जाए। इसलिए ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। वी की कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा होगी लैम्डा मिन उतना ही कम होगा, बट कभी भी इतनी ज्यादा नहीं हो सकती कि लैम्डा मिन जीरो ही हो जाए। दूसरा बेटा करेक्टरिस्टिक एक्सरे। करेक्टरिस्टिक होता है लाइक नॉन कंटिन्यूस समझ लो, डिस्क्रीट। करेक्टरिस्टिक एक्सरे को ऐसे समझना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड किसी एटम में। यहां से एक इलेक्ट्रॉन आता है, ये वही एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने एक्सीलरेट किया है। डायग्राम के ऊपर फोकस करो। ये इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन आता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को हिट करता है। जब ये इस इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी बड़ी ज्यादा है, तो ये उसको फ्री कर देगा। ये तो खुद चला ही जाएगा ऐसे, इसकी एनर्जी तो थोड़ी कम होगी, बट इट विल आल्सो टेक अलोंग द अदर इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा था। अब जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो इनर ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो क्या होगा, ऊपर किसी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इनटू दिस टू फिल दैट वैकेंसी। और जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, अगेन फोटॉन इज रिलीज्ड, एच न्यू उसकी एनर्जी होगी। तो इसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक। क्यों करेक्टरिस्टिक बोलते हैं? क्योंकि यहाँ जो फोटॉन रिलीज होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी वो हम खुद ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो कंटिन्यूस नहीं होगी। अगर दूसरे से आया पहले में, कितनी होगी? E2 माइनस E1 जितना है उतनी। अगर तीसरे से आया तो E3 माइनस E1। हर एक वैल्यू पॉसिबल नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज करेक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो करेक्टरिस्टिक एक्सरे में क्या होता है, दूसरी डायग्राम के हिसाब से समझना। मान लो बेटा एनर्जी लेवल डायग्राम के हिसाब से मैं बोलता हूं n इक्वल टू 0 जिसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 1 जिसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 2 जिसको बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 3 विच इज कॉल्ड एज थर्ड एक्साइटेड स्टेट। शेल्स के नाम से ऐसे बोलते हैं KLMN, ये तो पता है। मान लो बेटा इलेक्ट्रॉन, यहाँ कुछ अलग से याद रखना है आपको कुछ टर्म्स। इलेक्ट्रॉन के शेल से निकला, किसने निकाला? उस इलेक्ट्रॉन ने जिसको हमने एक्सेलरेट किया था, जो उस एमिटर से आया और हमारे एनोड पोटेंशियल की हेल्प से एक्सेलरेट हुआ और उसने के शेल के किसी इलेक्ट्रॉन को फ्री किया। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? एल से आ सकता है इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं के अल्फा लाइन, इस ट्रांजिशन को के अल्फा बोलेंगे। एम से आ सकता है, दैट इज के बीटा। एन से आ सकता है, दैट इज के गामा। और ऊपर से आएगा, दैट इज के डेल्टा। लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एल शेल के किसी इलेक्ट्रॉन को निकालता है, अब नीचे से तो ऊपर जाएगा नहीं खुद इलेक्ट्रॉन, तो फिर ऊपर से नीचे आएगा, सो दैट इज कॉल्ड एज एल अल्फा। और ऊपर से आएगा एल बीटा, और ऊपर से आएगा एल गामा, ऐसे ही एल डेल्टा, ऐसे ही एम अल्फा। तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी वो पर्टिकुलर होगी। वो कितनी होगी फोटॉन की एनर्जी? जितना उन दोनों ऑर्बिट्स का एनर्जी डिफरेंस है। इसलिए इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कहां से आएगी?
सॉरी फोटॉन के पास, ये फोटॉन रिलीज कैसे होगा? ये फोटॉन अपने आप रिलीज होगा जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट which is excited state and the lower energy state which is comparatively more stable state. ठीक है, तो इस ट्रांजिशन में ये जो ट्रांजिशन है, ये इलेक्ट्रॉन ने यहाँ के इलेक्ट्रॉन को फ्री करके करवाया ट्रांजिशन। तो जो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी, उसी के कारण यहाँ पर हमारे पास फोटॉन रिलीज हुआ। दैट इज वाई इट इज द कन्वर्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी इनटू एनर्जी ऑफ फोटॉन, और इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज रिवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, एक्स रेज में इतना ही पढ़ना है।